अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रिजवान और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड की न्यू बुक की एक्सरसाइज 3.7 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। स्टार्ट में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कैलकुलस का। सो हम देखेंगे कि ये क्या है एक्चुअली और इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। एंड देन हम सेकंड पार्ट में फंडामेंटल थ्योरम के रिलेटेड कुछ बेसिक एग्जांपल्स करेंगे। मेन फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करते हुए हम क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 3.7 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 3.7 में टोटल 20 क्वेश्चन है। सो हम हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। हम प्रीवियस एक्सरसाइज में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं। वन इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये विदाउट लिमिट होगा और हमें ये इन्फॉर्मेशन देगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लिया जाए तो आपको ये गिवन फंक्शन आएगा। इसका आंसर जो भी आएगा वो एक्चुअली हमें वो फंक्शन मिलेगा। लेट्स से मैं उसको जी ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। सो हम एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं कि ऐसा जी ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लूँ तो मुझे ये गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिले। सो इस बेस पे सम टाइम हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी बोल रहे होते हैं। सो आप एक्चुअली फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, मीन एक्चुअली रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव कैलकुलेट करें और उसको इस इंटीग्रल नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक और टाइप का इंटीग्रल है जिसे हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की क्या पहचान होगी? हमारे पास इंटीग्रल पे यहाँ पे लोअर लिमिट गिवन होगी, ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा, और इसी तरह अपर लिमिट भी गिवन होगी, ये कोई और कांस्टेंट नंबर होगा। ये एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल क्या हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि लेट्स से अगर आप जिस भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं उसका ग्राफ प्लॉट कर लें, और आप अगर लेट्स से इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं जो कि बाउंडेड है बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, एंड जिसकी लेफ्ट बाउंड्री x इक्वल टू a है, ये a वही लोअर लिमिट है, और जिसकी राइट बाउंड्री एक वर्टिकल लाइन x इक्वल टू b है, तो आप इस एरिया में अगर लेट्स से इंटरेस्टेड हैं तो ये डेफिनेट इंटीग्रल आपको ये एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। अभी तक हमने यही डिस्कशन की है प्रीवियस एक्सरसाइज में। हमें डिफरेंट ज्योमेट्रीज को यूज़ करते हुए हमने ये इंटीग्रल एवेलुएट किए थे, बेसिक ज्योमेट्रीज की फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। फंडामेंटल थ्योरम हमें एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? फंडामेंटल थ्योरम एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल को एक तरह से रिलेट करता है कि लेट्स से अगर आपके पास एक फंक्शन है और आप इस फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, या इन अदर वर्ड आप इसका डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें, जिसे लेट्स से मैं कैपिटल एफ के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ मेंशन भी कर लेते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ओके, देन फंडामेंटल थ्योरम आपको ये सजेस्ट करता है कि आप इस फंक्शन में जो कि एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है स्मॉल एफ ऑफ एक्स का, इसमें आप अपर लिमिट पुट कर लें, मीन एक्स की जगह पे आप अपर वैल्यू पुट कर लें, एंड देन विद माइनस साइन के साथ आप इसी फंक्शन में जो आपने एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, अब आप इसमें लोअर लिमिट पुट कर लें, और लोअर लिमिट इस वक्त ए है, सो आप इसमें लोअर लिमिट कैलकुलेट कर लें। तो जो एरिया बाउंडेड बाय दिस फंक्शन फ्रॉम लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b होगा, उसमें एक्चुअली जस्ट इन दो पॉइंट्स पे एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करके उन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो एग्जैक्टली उसी के इक्वल होगा। दिस इज एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। आप बहुत इजीली इसका प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको इसका प्रूफ में इंटरेस्ट है तो मैं एक सेपरेट वीडियो में इसका प्रूफ अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यस, बहुत सिंपल है। हम इसको अब प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ कि हम यूज़ कैसे करेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। सो लेट्स से अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब और आप इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फ्रॉम 1 to 2, तो आपको इसकी ज्योमेट्री प्लॉट करने के बजाय, इसकी कर्व प्लॉट करने के बजाय आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो फंडामेंटल थ्योरम आपको क्या सजेस्ट करता है? आप सबसे पहले इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें, और उसके लिए आप क्या करें, सिंपली
अब ये पावर फंक्शन है, सो पावर रूल लगा लेंगे। सो 3 में एक ऐड कर लेंगे, सो 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। सो अगर मैं नोटेशन में बात करूं, सो ये मेरा स्मॉल एफ ऑफ एक्स था और इससे मैंने इंटीग्रेशन करके कैपिटल एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसमें लिमिट पुट कर लेनी है और नोटेशन में हम इस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ टॉप पे टॉप लिमिट लिख लेंगे एंड बॉटम पे बॉटम लिमिट लिख लेंगे। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, सिंपली कांस्टेंट उसी तरह से लिखा जाएगा। सो मैं इसको सेपरेट करके बाहर लिख लेता हूँ। सो ये 1/4 हो जाएगा। अब x की जगह पे आप अपर लिमिट पुट कर लेंगे, बिकॉज ये x की वैल्यूज़ है। यहाँ पे x इक्वल टू 2 है और ये x इक्वल टू 1 है। ये लास्ट वीडियो पे मैंने डिस्कस किया था, ये एक्चुअली x की वैल्यूज़ होती हैं। सो फंडामेंटल थ्योरम आपको ये सजेस्ट करता है कि x की पोजीशन पे आप अपर लिमिट रिप्लेस कर लेंगे। सो x की जगह पे मैं 2 पुट कर लूँगा, सो 2/4 एंड माइनस साइन के साथ अब x की जगह पे मैं लोअर लिमिट पुट कर लूँगा, सो 1/4 और इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंपली 2/4 इज 16 एंड 16 माइनस 1 15 आ जाएगा एंड 15 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। सो यस, दिस इज एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। और ना सिर्फ ये, आप पावर रूल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इंटीग्रल में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीग्रल में साइन एक्स है और आप इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं एंड लेट्स से लोअर लिमिट इसकी 0 है एंड अपर लिमिट इसकी पाई है। सो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इन लिमिट्स को इग्नोर करें, जस्ट यहाँ पे जो साइन एक्स है इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लें। सो आप साइन एक्स की इंटीग्रेशन परफॉर्म करें। ये साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स है। सो मैं सिंपली इसकी इंटीग्रेशन लिख लूँगा एंड देन ब्रैकेट प्लेस करके यहाँ पे पाई एंड 0 लिख लेंगे, नेगेटिव साइन बाहर लिख लेंगे एंड ब्रैकेट्स में एक बार x की जगह पे अपर लिमिट पुट कर लूँगा, सो cos पाई एंड बीच में माइनस साइन आएगा एंड एक बार आप लोअर लिमिट पुट कर लेंगे जो कि 0 है इस केस में। सो अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये बाहर वाला माइनस इसी तरह रहेगा, cos पाई की वैल्यू -1 है और इसी तरह से यहाँ से cos 0 भी एक्चुअली 1 के इक्वल है। सो इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, सो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज़ करेंगे। अभी एक्सरसाइज में हम डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.7 देख लेते हैं। 3.7 में हमारे पास 20 डिफरेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट के क्वेश्चन तो कुछ आसान है, बट ये एंड वाले क्वेश्चन 10 के बाद कंपैरेटिवली टफ है। सो आप सभी क्वेश्चन को डिटेल में देखेगा ताकि अगर इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। हमारे पास इंटीग्रल में लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 2 है और ये सिंपल सा फंक्शन गिवन है जिसको हमने एवेलुएट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है। यहाँ पे 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, ये एक्चुअली प्लस साइन है बीच में। सो ये इससे पहले फर्स्ट टर्म है एंड देन सेकेंड टर्म है। सो हम सम रूल के थ्रू दोनों पे सेपरेट इंटीग्रल प्लेस कर लेंगे। सो 2x एंड देन dx और इसी तरह से आप लिख लेंगे 3dx और लोअर लिमिट पे -1 एंड अपर लिमिट 2 आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कांस्टेंट है, सो इसे आउटसाइड इंटीग्रल शिफ्ट किया जा सकता है। सो ये बाहर चला जाएगा एंड x पावर 1 है, ये एक्चुअली पावर फंक्शन है। सो मैं इंटीग्रेशन की पावर रूल एक्चुअली अप्लाई कर सकता हूँ। सो ये x² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लिख लूँगा। अब आप 3 को भी आउटसाइड इंटीग्रल शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये 3 आउटसाइड चला जाएगा एंड 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्चुअली x आ जाएगी और इस पे भी हम टॉप पे भी एंड इधर भी लिमिट अप्लाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इन कांस्टेंट को सेपरेट कर लेना है। 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे x² बचा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको सजेस्ट करता है कि आप क्या करें, x² की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट कर लें, सो 2² एंड x² की जगह पे लोअर लिमिट प्लेस कर लें, सो -1² एंड बीच में नेगेटिव साइन रखें। इसी तरह से ये 3 आउटसाइड आ जाएगा। अब x की जगह पे अपर लिमिट पुट कर लें एंड बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा एंड देन लोअर लिमिट पुट कर लें x की जगह पे विच इज़ -1। नेक्स्ट स्टेप में आप इनको बैलेंस आउट कर सकते हैं। सो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2² इज़ 4 एंड -1² एक्चुअली 1 ही आएगा। सो 4 - 1 एंड यहाँ से आपके पास 3 एंड ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली, सो 3 और इसको सिंप्लीफाई करें, सो 12 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो यस, दिस इंटीग्रल इज़ एक्चुअली इक्वल टू 12। सो इस आंसर 12 का एक्चुअली ज्योमेट्रिकली क्या मतलब हुआ
कि आप लेट्स से 2x प्लस 3 का ग्राफ प्लॉट करें, जो कि आप बड़ी इजीली प्लॉट कर सकते हैं बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है. सो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस जस्ट शो कर लेता हूँ. एंड देन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है तो बहुत सिंपल है. आप y इक्वल टू 2x प्लस 3 है. सो x को 0 पुट करें और y की वैल्यू फाइंड कर लें. सो y की वैल्यू 3 आ जाएगी. इसी तरह y को 0 पुट करें और x की वैल्यू फाइंड कर लें. सो x की वैल्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी. सो एक्चुअली आपके पास ये 0 3, लेट्स से दिस इज माई 3, रफ सा स्केच हम बनाएंगे. एंड माइनस 3 बाई 2 लेट्स से ये पॉइंट है और ये माइनस 1 है और राइट साइड पे इतना ही डिस्टेंस लेट्स से ये 1 है और ये 2 है. सो अगर मैं इस लाइन को ड्रा करूं सो मेरे पास ये 2 पॉइंट इनफ हैं ड्रा करने के लिए. सो मैं इन दोनों पॉइंट्स को अगर स्मूथली ज्वाइन कर लूं तो ये मेरे पास एक्चुअली मेरी कर्व हो जाएगी. सो एक्चुअली करना क्या है आपने, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये इंटीग्रल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है. आपने इस कर्व के बीच में एंड लेफ्ट बाउंड्री विच इज़ एट -1, सो ये लेफ्ट बाउंड्री एंड राइट बाउंड्री विच इज़ x इक्वल टू 2 जो अपर लिमिट से मिल रहा होता है. सो ये x इक्वल टू 2 एंड बिटवीन y इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड x एक्सिस के बीच में ये वाला सारा एरिया अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये एक्चुअली 12 यूनिट स्क्वायर होगा. सो डेफिनेट इंटीग्रल में हमने फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करते हुए बगैर ज्योमेट्री प्लॉट किए हुए एक्चुअली हमने इस एरिया को कैलकुलेट कर लिया है. सो यही फंडामेंटल थ्योरम की स्ट्रेंथ है कि आपको ज्योमेट्री की ज़रूरत नहीं है. आप जस्ट इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट करें एंड उसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लें. यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये y की लिमिट्स होंगी एक्चुअली y इक्वल टू -4 टू y इक्वल टू 12 एक्चुअली आपने कैलकुलेट करना है. और हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेंट फंक्शन y प्लस 4 एंड अंडर रूट है. सो फर्स्ट स्टेप में तो आपने एक्चुअली इसकी इंटीग्रेशन करनी है. सो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको सिंपली लिमिट्स को इसी तरह से लिख लेंगे. y ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है कि ये y की लिमिट है y प्लस 4 पावर 1/2 एंड dy. इस तरह से करके लिख लूँगा. अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास फंक्शन है विच इज़ f ऑफ y. इसकी कोई कांस्टेंट पावर है. सो ये पावर फंक्शन टाइप का फंक्शन है. साथ में अगर डेरिवेटिव हो इसका तो हम इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं. सो यस f ऑफ y अगर आपके पास y प्लस 4 है. सो अगर आप df/dy कैलकुलेट करें तो वो 1 बनता है और 1 आप इधर लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो इसका मतलब है एक फंक्शन है, उसकी कांस्टेंट पावर है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है. सो हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे जो कि एक्चुअली हमें ये सजेस्ट करता है कि आप इस फंक्शन की पावर इंक्रीज कर दें और ये जो न्यू नंबर आया इससे डिवाइड भी कर लें. एंड देन फिर हम इस पे लिमिट अप्लाई करनी है. सो हम वर्टिकल लाइन प्लेस करके इधर 12 एंड यहाँ पे -4 लिख लेंगे. बुक में देखें तो दोनों तरफ वर्टिकल लाइंस डली हुई हैं. आप एक तरफ भी डाल लें तो कोई इशू नहीं है. एंड बुक में आई थिंक सो ये ब्रैकेट्स भी प्लेस हुई हैं. सो वर्टिकल लाइन भी चलती हैं. सो आप वर्टिकल लाइन ही सिंपल राइट साइड पे ड्रा कर लें. अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. ये कांस्टेंट है. सो ये 3/2 बन जाएगा. मैं इसको ऊपर करके लिखूं तो ये 2/3 आ जाएगा. सो कांस्टेंट को हमेशा बाय लिखते हैं. अब इसकी जगह पे आपने अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट प्लेस करनी है. सो 2 टर्म्स आएंगी. सो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे. अब y की जगह पे आपने 12 पुट करना है. सो यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 4 एंड अगर मैं पावर को सिंप्लीफाई करूँ तो वो भी 3/2 आता है. और इसी तरह से माइनस साइन के साथ अब y की जगह पे आपने लोअर लिमिट पुट करनी है. सो -4 एंड प्लस 4 एंड होल पावर 3/2. अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. 4 - 4 0 हो जाएगा. सो ये टर्म तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी. और अगर आप इसको देखें तो ये 16 आएगा. 16 पावर 3/2 है. सो मैं 16 को 4 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. सो 4 स्क्वायर पावर 3/2 आ जाएगी. एंड नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 2 को इसके साथ बैलेंस कर सकता हूँ. सो 4 पावर 3, 4 4 16 एंड 16 4 64. सो 64 इंटू 2 128 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास फाइनल आंसर होगा.
So yes, this is definite integral of the function y plus 4 अंडर रूट फ्रॉम -4 to 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सिंपल फंक्शन है जैसे हमने पहले देखा, और फंक्शन की पावर 1/3 है। ये उसी तरह से ही होगा। सो मैं इसको लेट से अगर फंक्शन मान लो, तो अब मुझे इसका डेरिवेटिव देखना है कि क्या होगा। सो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है 2x + 1। इसका डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करें, सो df/dx वो सिंपली सम रूल लग जाएगा एंड 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। सो हमारे पास 2 यहाँ पे मिसिंग है, 2 होना चाहिए, जो कि बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। आप इधर 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें एंड डिवाइड भी कर लें। नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिवीजन में 2 है, आप इसे आउटसाइड शिफ्ट कर लेंगे और आप 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 to 1/2 एंड देन 2x + 1 होल पावर 1/3 एंड देन यहाँ पे आपके पास 2dx आ जाएगा। सो देख लें, फंक्शन है, उसकी कांस्टेंट पावर है एंड साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। सो आप सिंपली पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, और जो कि आपको ये सजेस्ट करता है कि एक पावर इंक्रीज कर लें फंक्शन की एंड देन उसी न्यू नंबर से आप डिवाइड भी कर लें डिनोमिनेटर में। सो 1/3 + 1 आ जाएगा। एंड अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी लिमिट पुट करनी है x = 1/2 एंड x = 0। मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँगा। सो ये 1/2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो ये 4/3 बनेगा, जो ऊपर आके 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। सो ये कांस्टेंट तो मैंने बाहर लिख लिया है। अब ब्रैकेट्स आएंगी, ऑब्वियसली एक बार आपने अपर लिमिट पुट करनी है, एक बार लोअर लिमिट पुट करनी है। सो जहाँ पे x है वहाँ x की वैल्यू पुट करनी है। सो 2 इसी तरह से आ जाएगा, x की जगह पे 1/2 लिख लेंगे एंड +1 ऐसे ही आ जाएगा, एंड टॉप पे आप कैलकुलेट करें लिमिट तो 4/3 आ जाएगा माइनस साइन के साथ। सो 2 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब x की जगह पे आपने लोअर लिमिट पुट करनी है एंड +1 इसी तरह से आएगा एंड देन 4/3 लिख लेंगे एंड देन ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो यहाँ बाहर मेरे पास 3/8 आ जाएगा, एंड अगर मैं इसको इसके साथ बैलेंस करूँ तो ये 2 पावर 4/3 एंड माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा एंड देन 1 पावर 4/3। 1 पावर 4/3 इज एक्चुअली 1। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है। हमारे पास 3 डिफरेंट टर्म्स हैं। सो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इन तीनों पे डेफिनेट इंटीग्रल सेपरेटली प्लेस कर लेंगे, कांस्टेंट को साथ ही आउटसाइड शिफ्ट कर लेंगे। सो 6 आउटसाइड आ जाएगा और x² dx -4 कांस्टेंट है, ये आउटसाइड आ जाएगा। सो 0 to 3 एंड x dx एंड 5 इसी तरह से आउटसाइड आ जाएगा एंड 0 to 3 एंड देन 1 dx। नेक्स्ट स्टेप में अब आप 6 इसी तरह लिख लें। फर्स्ट स्टेप यही होता है, आप इंटीग्रेशन करते हैं एंड देन सेकंड स्टेप में आप लिमिट पुट कर लेते हैं। सो x² की इंटीग्रेशन x³ डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी, अपर लिमिट 3 एंड लोअर लिमिट 0 भी मैं साथ मेंशन कर लेंगे। 4x की इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाई 2 एंड इसी तरह 3 2 लिख लेंगे यहाँ पे एंड 5 एंड 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगी और इसी तरह 3 एंड 0 लिख लेंगे। कांस्टेंट को सेपरेटली डील करेंगे। सो इन कांस्टेंट्स को बाहर करके लिख लेते हैं। अगर कोई कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इसी स्टेप में कैंसिल भी कर लें। x की जगह पे हम एक बार 3 पुट कर लेंगे, सो 3³ एंड एक बार माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट भी पुट कर लेंगे, सो 0³। ये 4 इसके साथ बैलेंस आउट हो जाएगा। सो x की जगह पे 3, ओके, सो ये 0 लिमिट है, एक्चुअली मिस्टेक है। सो 3 एंड स्क्वायर एंड -0² एंड इसी तरह 5 एंड x की जगह पे 3 एंड देन दूसरी बार 0 पुट कर लेंगे। जी, अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो यस, दिस इज 2 into 27 एंड -2 into 9 एंड लास्ट स्टेप में 15 आ जाएगा। सो ये 18 बन जाएगा और ये 54 बन जाएगा और इसमें 15 ऐड करें। सो यस, यहाँ से 51 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो आप नोट कर रहे होंगे डेफिनेट इंटीग्रल सभी का आंसर एक कांस्टेंट नंबर आएगा, और ये कांस्टेंट नंबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी आप सिंपली पावर रूल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो
2 to 1 एंड 12 आउटसाइड चला जाएगा, x पावर 5 dx एंड माइनस 36 आउटसाइड चला जाएगा एंड माइनस 2 to 1 एंड देन 1 dx। नेक्स्ट स्टेप में आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। x5 है सो पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, सो आप लिख लेंगे x6 डिवाइडेड बाई 6 एंड अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट -2 है। 36 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी एंड 1 एंड -2। ये 6 को इसके साथ बैलेंस किया जा सकता है, सो ये 2 आ जाएगा एंड x की जगह पे अपर लिमिट पुट कर लेंगे, सो 1 पावर 6 एंड माइनस साइन के साथ अब x की जगह पे लोअर लिमिट भी पुट कर लेंगे, सो -2 पावर 6 -36 एंड x की जगह पे अपर लिमिट पुट कर लेंगे माइनस साइन एंड -2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो 2 एंड माइनस साइन के साथ 2 पावर 6 एक्चुअली 64 बनता है, सो यस ये 64 आ जाएगा एंड -36 एंड यहाँ से 3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो यहाँ पे आपके पास 236 आ जाएगा। सो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर -236 आ रहा है। अगर तो ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप इसकी जगह पे पॉजिटिव 236 लिख लेंगे, अदरवाइज डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो फंक्शन है जिसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेंड फंक्शन, वो कॉस थीटा है और आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही परफॉर्म करें। सो इस केस में ये एक्चुअली थीटा की लिमिट्स होंगी। सो लोअर लिमिट -π/3 है एंड अपर लिमिट π/4 है। सो हम बहुत सिंपल है, पहले इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा होती है, सो हम साइन थीटा लिख लेंगे एंड फिर वर्टिकल बार इस तरह से प्लेस करके इधर π/4 एंड इधर -π/3 लिख लेंगे। अब जो फंडामेंटल थ्योरम हमें सजेस्ट करता है कि आप एक बार थीटा की जगह पे अपर लिमिट पुट कर लें, सो साइन π/4 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन आएगा एंड एक बार लोअर लिमिट पुट कर लें जो कि -π/3 है। ओके, π/4 अगर देखें तो ये 45 के इक्वल होता है, सो ये 45 डिग्री है एंड π/3 अगर देखा जाए तो ये 60 डिग्री होगा। कैलकुलेटर से भी आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो साइन π/4 एक्चुअली 1/√2 के इक्वल होता है। फर्दर आप ये नेगेटिव साइन का क्या करेंगे, साइन π/3 कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो साइन में ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, कॉज में ये ख़त्म हो जाता है, कॉज इसको बाहर नहीं आने देता, सो बट साइन में ये नेगेटिव साइन इधर बाहर आ जाएगा। सो अभी मैं आपको टिप भी बताता हूँ कि ये इसको कैसे याद रखेंगे। सो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एंड साइन π/3 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर से बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय द वे ये है भी बहुत सिंपल। सो π/3 60 है, सो 60 की वैल्यू √3/2 होती है। मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको इस साइन और काज की वैल्यूज बताऊंगा कि ये आप कैसे इनको मेमोराइज कर सकते हैं। सो अब आप एलसीएम ले सकते हैं, अगर नहीं परफॉर्म करना तो तब भी कोई इशू नहीं है, बट अगर लेट्स एलसीएम लेना चाहें तो इनका एलसीएम 2 आ जाएगा और यहाँ पे √2 एंड प्लस √3 आ जाएगा। जी, एक चीज़ इसमें मैं टिप ज़रूर बताऊंगा कि ये साइन और कॉस का कैसे याद रखा जाए कि ये कैसे वर्क करता है। सो साइन फंक्शन के एंगल में जब भी नेगेटिव साइन हो तो आप इस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल के लिख सकते हैं। सो ये नेगेटिव एंड साइन ऑफ x बच जाएगा। ओके, सो आपके पास ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। बट अगर लेट्स से इसी के साथ अगर आपके पास कॉस फंक्शन है और कॉस फंक्शन के एंगल में नेगेटिव साइन है तो आप इसमें से नेगेटिव आउटसाइड नहीं आएगा बट ख़त्म हो जाएगा और आप सिंपली इसकी जगह पे कॉस x ही रखेंगे। मैंने इसको इस तरह से याद रखा हुआ है, S फॉर साइन एंड S फॉर सेव, ओके, एंड C फॉर कॉस एंड C फॉर कैंसल। सो साइन नेगेटिव को सेव कर देगा एंड कॉस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। सो आप इस टिप के थ्रू आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं। ऐसे लॉजिक क्या है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपने डिटेल में देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास सीकेंट स्क्वायर 2 थीटा फंक्शन है एंड लिमिट 0 to 2π है। हमने एक्सरसाइज 3.2 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन के रिलेटेड है
उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ओके, सीकेंट स्क्वायर एक्चुअली टेंजेंट का डेरिवेटिव है, सो इसका इंटीग्रल टेंजेंट होगा। बट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एंगल में अगर आपके पास 2 थीटा है, सो यहाँ पे भी एंगल में 2 थीटा आएगा एंड इस 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आप उसको इंटीग्रेशन की डिटेल चाहिए तो आप एक्सरसाइज 3.2 देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सीकेंट स्क्वायर 2 थीटा की इंटीग्रेशन टेंजेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होगी और हम इधर लिमिट प्लेस कर लेंगे, सो π/4 एंड 0। अब ये जो कांस्टेंट होता है इसे हम बाहर करके लिख लेते हैं एंड एक बार एंगल में जो थीटा की लिमिट्स हैं वो पुट करनी है और थीटा की अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि π/4 आएगा एंड इसको क्लोज करके नेगेटिव साइन के साथ फंक्शन के अंदर ही लोअर लिमिट पुट करनी है, सो 2 इंटू 0 लिख लेंगे। आपने इसकी केयर करनी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि टेंजेंट के एंगल में π/4 लिख लेते हैं और इधर ही 2 के साथ 0 प्लेस कर देते हैं। ये ठीक नहीं है, फंक्शन 2 बार आएगा बिकॉज फंक्शन एट वैल्यू π/4 आपने लिखना है। ओके, ये फंक्शन का जो इंटीग्रल है, सो आप π/4 पे कैलकुलेट करेंगे एंड दोबारा से फिर से फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे। सो ये ठीक नहीं है, कुछ स्टूडेंट इस तरह से मिस्टेक करते हैं। सो यस, ये 1/2 इसी तरह से बाय लिख लेंगे और यहाँ पे देखें तो ये 2 इसके साथ बैलेंस आउट हो जाएगा, सो लोअर पोजीशन पे 2 आ जाएगा। सो टेंजेंट ऑफ π/2 लिखा जाएगा एंड माइनस 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा एंड टेंजेंट 0 0 होता है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये 1/2 आ जाएगा एंड टेंजेंट π/2 इन्फिनिट के इक्वल है। ओके, सो इसका आंसर इन्फिनिट आ जाएगा, कोई फाइनाइट आंसर नहीं आएगा। ऐसा इंटीग्रल जिसका डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करें और इन्फिनिट आंसर आ जाए उसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। सो यस, दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल वो होगा जिसका डेफिनेट इंटीग्रल फाइनाइट आंसर दे। सो ये इससे ऊपर वाले जितने केसेस किए वो प्रॉपर इंटीग्रल हैं और अगर लेट्स से आंसर इन्फिनिट आ रहा है तो इसको मैथमेटिक्स में इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोल रहे होंगे। सो ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एग्जांपल थी। यस, क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो फंक्शन गिवन है वो x² + 8 डिवाइडेड बाय x² है। सो सबसे पहले आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और उसके लिए इस x² को दोनों के साथ डिवाइड कर लें। सो यहाँ पे आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय x² dx एंड सेकेंड इंटीग्रल में इंटीग्रल 2 to 4 एंड 8 डिवाइडेड बाय x² dx। यहाँ पे ये x² के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो सिंपली 1 बच जाएगा। सो 1 की इंटीग्रेशन ऑब्वियसली x आ जाएगी और इधर 4 एंड 2 लिख लेंगे। 8 कांस्टेंट है, सो ये आउटसाइड शिफ्ट हो जाएगा और मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ x⁻⁻2 एंड dx, बिकॉज डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव 2 है, ऊपर जाएगी तो -2 आ जाएगी एंड नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करूँगा। ओके, अब फर्स्ट पोजीशन पे इंटीग्रेशन हो चुकी है, सो अपर लिमिट पुट कर लें। सो x की जगह पे अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट पुट कर लें। +8 बाहर आ जाएगा और x-2 की इंटीग्रेशन x-2 + 1 एंड -2 एंड +1 एंड अपर लिमिट की जगह पे 4 लिख लूँगा एंड लोअर लिमिट 2 है। नेक्स्ट स्टेप में यस, ये 4 - 2 2 आ जाएगा और 8 ओके और डिवाइडेड बाय -1, ये कांस्टेंट हम सेपरेट कर लेंगे और x की पावर -1 आएगा, इसको मैं 1 डिवाइडेड बाय x करके लिख सकता हूँ एंड x की जगह पे 4 पुट करेंगे, सो 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड -1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो 2 माइनस इधर एलसीएम ले सकते हैं, सो 4 एलसीएम आ जाएगा, 8 इधर बाहर है और यहाँ पे 1 एंड -2 आ जाएगा जी। अब इसको 8 को इसके साथ बैलेंस आउट किया जा सकता है, सो यहाँ से ये कैंसिल आउट होने के बाद 2 आ जाएगा और इनको सिंप्लीफाई करें, सो -1 आएगा, सो ओवरऑल आंसर इसका 4 आ जाएगा। यस, 4 इज द फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 में देख लें तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, सो हम दोनों पे सेपरेट इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। सो -1 to 3/2 ऑफ x dx, ये सेपरेट हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एंड -1/2 एंड 3/2 एंड कॉज ऑफ n x एंड dx। नेक्स्ट स्टेप में सिंपली यहाँ फर्स्ट टर्म पे तो पावर लग जाएगा, सो x² डिवाइडेड बाई 2 एंड अपर लिमिट 3/2 एंड लोअर लिमिट -1/2। इसी तरह से वर्टिकल बार पे प्लेस कर लेंगे। यस, कॉज nx की इंटीग्रेशन देख लें, n कोई कांस्टेंट नंबर है, सो कॉस की इंटीग्रेशन तो साइन होती है पॉजिटिव साइन के साथ, सो साइन nx, और इस n से डिवाइड भी करते होते हैं, जो भी एंगल में कांस्टेंट हो उस कांस्टेंट नंबर से डिवाइड भी करते हैं। सो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा और -1/2 आ जाएगा। n कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट नहीं है, ये कोई जर्नल है, सो इसको इसी तरह से n ही लिखेंगे। 1/2 कांस्टेंट को बाहर करके लिख लेंगे। अब x की जगह पे आपने अपर लिमिट पुट करनी है, सो 3/2 स्क्वायर एंड माइनस साइन के साथ, यस, -1/2 एंड देन होल स्क्वायर। ओके, इसी तरह ये 1/n इधर बाहर लिख लेंगे, एंड एक बार साइन के एंगल में x की जगह पे n इसी तरह से आ जाएगा, x की जगह पे 3/2 पुट कर लेंगे, और एक बार इसके एंगल में x की जगह पे -3/2 पुट कर लेंगे। सो साइन एंड n इसी तरह से आ जाएगा एंड -1/2 आ जाएगा। ओके फाइन। अब मैं ऑलरेडी जैसे डिस्कस किया है, साइन नेगेटिव साइन को सेव कर लेता है, सो लास्ट स्टेप में देखना है कि क्या होगा, एंड इधर देखें तो हम सिंप्लीफाई करके एलसीएम ले सकते हैं। सो 2 स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, एंड 3 स्क्वायर इज 9 एंड -1 8 आ जाएगा। ओके, और इसी तरह से ये -1/n, सो यहाँ पे लिख लेंगे साइन एंड 3/2n, इसका कोई वैल्यू नहीं पता जब तक n आपको ना पता हो, और ये नेगेटिव इधर बाहर आ जाएगा, सो साइन के साथ यहाँ पे लिख लेंगे n डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो यस, इसको नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सो 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके इस एलसीएम भी ले लूँ, सो आप इधर लिख लेंगे n, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली 1 बचा है, सो n माइनस साइन ऑफ 3/2n एंड माइनस साइन के साथ साइन n/2। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगा कि अगर लेट्स से डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करते वक्त आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। सो मैं इसको आसानी के लिए ए से रिप्रेजेंट कर लूँगा, ए फॉर एरिया, आप कोई आई नाम भी दे दें तो कोई इशू नहीं है। सो सपोज ए इज इक्वल टू दिस थिंग। यस, यहाँ पे देखें तो अब इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करनी है, मैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को अप्लाई करता हूँ। वैसे तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट आपको इसका इंटीग्रल क्या होगा अगर लेट्स से कंफ्यूज कर रहा है, तो आप सब्स्टिट्यूशन भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं सब्स्टिट्यूशन कराना चाह रहा हूँ ताकि इस केस में आपको लिमिट का भी आइडिया हो जाए। हर क्वेश्चन तो ऑब्वियसली डायरेक्ट मेथड से नहीं होगा, सो जिन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करनी है तो उनकी भी हमें प्रैक्टिस हो जाए। सो इसका इंटीग्रल सबसे पहले स्टेप में हमें एवेलुएट करना है, एंड जब आंसर आ जाएगा इंटीग्रल का, तो तब हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट कर रहे होंगे। सो कॉस के एंगल में इस वक्त अंडर रूट फंक्शन है, सो कॉस के एंगल में जब भी कोई एक्स से हट के फंक्शन हो तो आप सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में जो भी फंक्शन होगा हम उसी को ही u सपोज करेंगे। वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ मैं। सो यस, इस केस में देखिएगा, अगर मैं सपोज करूँ कि u वेरिएबल और न्यू वेरिएबल इज एक्चुअली अंडर रूट एक्स, तो इस केस में होगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, आपके पास ये cos ऑफ u आ जाएगा। cos ऑफ अंडर रूट एक्स को कैसे डील करना है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट cos ऑफ u होगा तो आप बड़ी इजीली इंटीग्रेशन कर सकेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.3 एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में हमने ये डिस्कशन की हुई है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब आप इसे u पुट कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली ये dx भी तो चेंज करना होता है, बिकॉज इंटीग्रेशन में ये तो नहीं हो सकता कि आधा फंक्शन इंटीग्रल में आपके पास फंक्शन u की फॉर्म में हो और यहाँ पे आप dx ही रिटेन कर रहे हो। सो उसके लिए क्या करते थे हम, ये जो सपोज किया होता है इसको
इसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल होता है, जो ओल्ड वेरिएबल होता है। सो न्यू वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड वेरिएबल अगर लिया जाए, सो यस ये बहुत सिंपल है, x पावर 1/2 है, सो हम पावर रूल लगा लेंगे, सो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा एंड x की पावर 1/2 में से एक माइनस कर लेंगे। ओके अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, सो 1/2 एंड x पावर -1/2 आ जाएगा। एंड अगर फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूं सो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 1/2 एंड x पावर 1/2 को मैं √x भी लिख सकता हूँ। सो यहाँ से अगर आप du कैलकुलेट करें, du को सेपरेट करें, तो ये एक्चुअली 1/2 √x एंड dx आ जाता है। सो इस सब का क्या मतलब हुआ कि आप अगर इंटेग्रल में √x की जगह पे u पुट कर लें तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है जो कि यहाँ पे आप देखें तो अपीयर भी हो रही है, इस सब की जगह पे आप du पुट कर सकते हैं और ये फंक्शन बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो लिमिट्स हैं ये तो वेरिएबल x की लिमिट्स हैं, जब आप वेरिएबल u में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा। सो उसी तरह से जैसे हमने वेरिएबल चेंज किया इसी तरह से हम लिमिट्स भी चेंज करेंगे। ओके और हम किस तरह से लिमिट चेंज करेंगे, ये जो आपने सपोज्ड फॉर्म की है इसी को यूज करते हुए आपने लिमिट चेंज करनी है। और आप क्या लिखेंगे, यस लोअर लिमिट को देख लें, सो हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 1, यस यहाँ जो आपने सपोज किया हुआ वेरिएबल यहाँ से u कैलकुलेट कर लेंगे। सो इस रिलेशन से आपको u मिल जाएगा, u इक्वल टू 1 और वो 1 ही मिल जाएगा। ओके अब व्हेन x इक्वल टू 2, ओके और u फॉर्म में यहाँ पुट करें तो u की वैल्यू √2 आ जाएगी। ओके अब आपने वेरिएबल भी चेंज कर लिया है, du उसकी जगह पे आ जाएगा जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया है एंड लिमिट भी आपने एक्चुअली कैलकुलेट कर ली है। ये क्वेश्चन का पार्ट ही आप इधर आगे करके लिख लें या इसके नीचे करके लिखें। सो अब इस केस में मेरे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सो वो देखिएगा। सो मैं लिखूंगा a और लोअर लिमिट में अब मैं x की जगह पे जो उसकी करस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट बनी है वो प्लेस कर लूंगा। सो मैं लोअर लिमिट पे लिखूंगा u की वैल्यू 1 एंड अपर लिमिट पे व्हेन x इज 2 हमारे पास u फॉर्म में उसके करस्पॉन्डिंग जो लिमिट आती है वो मेंशन कर लेंगे। सो √2 ओके एंड cos के एंगल में यस √x को मैंने u सपोज किया था, सो इधर u लिख लेंगे एंड रिमेनिंग की जो 1 डिवाइडेड बाय 2 √x dx था उसकी जगह पे यहाँ पे आप du लिख लेंगे। सो वही कॉम्प्लिकेटेड सा इंटीग्रल अब आप देखें तो u वेरिएबल की लैंग्वेज में ये बहुत आसान इंटीग्रल में कन्वर्ट हो चुका है और ये अब u की लिमिट है बिकॉज आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि आप इंटीग्रेशन जब करेंगे और वेरिएबल चेंज करेंगे तो उसके साथ लिमिट भी चेंज करनी होगी, ये मस्ट है। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते ओरिजिनल लिमिट्स के साथ ही जाते हैं तो आंसर आपका ठीक कभी भी नहीं आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है जिसकी आपने केयर करनी है। सो नेक्स्ट अब cos u आपके पास सिंपल फॉर्म में फंक्शन आ गया और इसकी इंटीग्रेशन सिंपली साइन ऑफ u होगी। सो अब आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लिया एंड नेक्स्ट स्टेप में आपने एक्चुअली लिमिट पुट कर लेनी है और मैं लिमिट यहाँ पे पुट करूँ तो एक बार मैं अपर लिमिट लिख लूँगा। सो साइन एंड u की जगह पे √2 एंड माइनस एंड साइन एंड u की जगह पे मैं 1 पुट कर लूँगा। सो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास इंटीग्रल में सिंगल एक फंक्शन ही है, साइन x है और साथ में cos x भी है। सो हम इसकी इंटीग्रेशन सिंपली साइन x की बेस पे मैं नेगेटिव cos x भी नहीं लिख सकता एंड cos x की बेस पे मैं सिंपली sin x भी नहीं लिख सकता बिकॉज मुझे जस्ट एक फंक्शन तो नहीं गिवन बट दो फंक्शन गिवन है। सो एक तो आपके माइंड में आ सकता है कि मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट की टेक्निक अप्लाई कर लूँ। एक तो ये है कि सिंपल यहाँ देखें अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ, ओके सो लेट्स से दिस इज माय फंक्शन, तो ऑब्वियसली इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है। सो ये एक्चुअली पावर रूल की तरफ बात सिंपली जा सकती है। सो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पावर रूल भी लगा सकते हैं। लेट्स से मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पावर रूल के थ्रू इंटीग्रेट करूं
तो ये मेरे पास सिंपली फंक्शन एंड साथ में जब भी डेरिवेटिव हो सो आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो फंक्शन की पावर में एक और ऐड कर लेंगे, पहले पावर 1 थी तो आप 2 लिख लेंगे एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड देन अपर लिमिट पाई बाई 3 एंड लोअर लिमिट पाई बाई 6 पुट कर लेंगे। ये जो कांस्टेंट होता है इसको तो सेपरेट करके बाहर लिखते हैं हम, एंड फिर साइन की जगह पे साइन में एंगल एक्स की जगह पे पाई बाई 3 पुट कर लूँगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस और साइन के एंगल में मैं अब पाई बाई 6 भी पुट कर लूँगा और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके फाइन। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो इनकी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकता हूं ताकि आपको ये कंपैरेटिवली आसान लगे। सो फंक्शन एंड साथ में डेरिवेटिव है, सो मैं इसमें ये कर सकता हूं कि साइन को u सपोज कर लूं। ओके, सो सपोज u इज इक्वल टू साइन ऑफ x और ये मेरे पास सेकेंड मेथड होगा। आप अगर इस तरह करना चाहें तो ओके है, कोई इशू नहीं है। सो यस, अब du बाई dx अगर कैलकुलेट करूं सो वो ऑब्वियसली cos x एंड cos x आ जाएगा एंड यहाँ से अगर मैं du कैलकुलेट करूं तो वो देखें cos x एंड dx आ जाएगा। ओके फाइन। सो ये तो मेरी सब्स्टिट्यूशन होगी। अब मुझे साथ में एंगल भी चेक करना है। सो मैं क्या करूँगा, when x is equal to the lower limit which is pi by 6, so मेरे पास u क्या आ जाएगा sin pi by 6 and sin pi by 6 actually 1 by 2 आएगा। ओके, एंड when x is upper limit which is pi by 3 और मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी sin of pi by 3 sin of 60 which is under root 3 by 2। सो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अडॉप्ट करूं इसी क्वेश्चन पे तो मेरे पास इस केस में ये लेट्स से a था, सो a कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर लिमिट की जगह पे अब मैं 1 by 2 लिखूंगा। ओके, अपर लिमिट की जगह पे अब मैं अंडर रूट 3 by 2 लिखूंगा। साइन x की जगह पे उसका जो वेरिएबल सपोज किया हुआ है न्यू वेरिएबल वो लिख लेंगे, सो ये u आ जाएगा एंड cos x dx की जगह पे आप सिंपली du प्लेस कर सकते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सो पावर रू लग जाएगा, सो u पावर yes u power 2 divided by 2 and upper limit okay which is under root 3 by 2 and lower limit which is actually 1 by 2। okay, अब मैं 1 by 2 and upper limit u की जगह पे अगर मैं पुट करूं सो वो अंडर रूट 3 by 2 स्क्वायर एंड माइनस लोअर लिमिट पुट करूं तो 1 by 2 स्क्वायर और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 1 by 2 एंड 3 by 4 एंड माइनस 1 by 4 आ जाएगा। ओके, और अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके 1 by 4 भी लिख सकता हूँ। ये एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा जो कि आपने डायरेक्टली भी फाइंड किया हुआ है। ये एक्चुअली 2 था बिकॉज यहाँ पे देखें सो साइन पाई बाई 3 अंडर रूट 3 by 2 के इक्वल होता है एंड साइन पाई बाई 6 1 by 2 के इक्वल होता है। सो आप दोनों मेथड से सेम ही आंसर गेट करेंगे। सो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, यस ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज इसका इंटीग्रल शायद आपको डायरेक्टली इतना सिंपल ना लगे, बट आप इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। यस, अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो एक पावर है। ओके, और आप अगर इसको फंक्शन मान लें तो फंक्शन की पावर और इसका टॉप पे डेरिवेटिव बन रहा है। ओके, सो अगर आप इसको ऊपर शिफ्ट कर लें एंड देन पावर रूल अप्लाई करें तो पावर रूल से आप डायरेक्टली भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो आप जब भी पावर होगी आप ट्राई करें कि ये पावर रूल जनरलाइज्ड पावर रूल की तरफ बात जाए। सो मैं सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूँ इसको और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली लेट्स से अगर आपने इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है तो इसको ऊपर शिफ्ट कर लें एंड देन फंक्शन की कोई पावर है और साथ में डेरिवेटिव है तो आप फंक्शन की पावर इंक्रीज कर दें एंड देन जो नंबर है उससे डिवाइड भी कर लें जो पावर में नंबर आ रहा है। बट अगर लेट्स से मैं इसी को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। सो सपोज u इज इक्वल टू थीटा एंड प्लस साइन ऑफ थीटा। So du by d theta is 1 plus cos of theta. Okay, and this implies du is what? This is 1 plus cos of theta and d theta जो exactly मेरे पास टॉप पे पोजीशन
पे बन रहा है। ओके, सो अब मैं इसको अगर इंटीग्रल को रिप्लेस करके लिखूं थीटा की फॉर्म में, लेट्स से दिस इज माय ए, सो मैं ए की जगह पे लिख सकता हूं, ये ऊपर चला जाएगा, सो मैं इधर इसको शिफ्ट करके बता देता हूं, सो ये π/6 एंड देन π/3, और ये जब पावर ऊपर शिफ्ट होगी सो थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा होल पावर -2 हो जाएगी, एंड देन 1 प्लस कॉस थीटा एंड देन डी थीटा। यस, ये 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा को देखें तो ये एक्चुअली डी यू के इक्वल है। यस, सो इस सब की जगह पे मैं डी यू पुट कर सकता हूँ, और ये मेरा सपोज्ड वेरिएबल u है। सो मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो u पावर -2, एंड देन इस सब की जगह पे मैं डी यू पुट कर सकता हूँ। सो ये कॉम्प्लिकेटेड सा इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन से एक बहुत सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो चुका है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि लिमिट पहले थीटा वेरिएबल में थी, हम जब वेरिएबल चेंज कर रहे हैं यू में तो मुझे न्यू लिमिट्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जो कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लिखेंगे व्हेन थीटा इक्वल टू लोअर लिमिट विच इज π/6। ओके, सो आप इस एक्सप्रेशन में जो आपने सपोज किया है इसमें पुट करेंगे। सो u इक्वल टू थीटा की जगह पे π/6 लिख लें, सो ये π/6 आ जाएगा, एंड प्लस साइन थीटा के एंगल में भी π/6 पुट करेंगे। सो साइन थीटा की जगह पे भी π/6 पुट कर लें। π/6 30 के इक्वल होता है, सो ये एक्चुअली 1/2 आ जाएगा। सो u की लिमिट मेरे पास लोअर लिमिट एक्चुअली π/6 प्लस 1/2 आ जाएगी। सो दिस इज π/6 and plus 1/2. Okay, and when theta is actually upper limit इस केस में मेरे पास π/3 है, सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा π/3, और u इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करें, सो u इज इक्वल टू π/3 एंड प्लस साइन के साथ साइन ऑफ π/3। ओके, π/3 √3/2 के इक्वल होता है, सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा π/3 एंड प्लस साइन के साथ √3/2। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा एंड पावर रूल लगाई जा सकते हैं। सो u पावर -2 + 1 एंड -2 + 1, एंड अपर लिमिट इधर लिख लेंगे π/3 एंड प्लस √3/2 एंड π/6 एंड प्लस 1/2। ओके, अब थीटा की जगह पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रिप्लेस कर लेंगे। यस, ए इक्वल टू ये कांस्टेंट -1 आ जाएगा, सो इसको बाहर करके लिख लेंगे, एंड इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/u आ जाएगा। सो 1/ अपर लिमिट π/3 u की जगह पे प्लस √3/2 एंड माइनस साइन के साथ 1/u आंसर आएगा, बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो उसमें लोअर लिमिट पुट कर लेंगे, सो π/6 एंड प्लस 1/2। ये सब अगर आप इसका फर्दर एलसीएम शेल्सियम लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसमें इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करनी है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और सजेस्ट करता हूँ आपको कि लेट्स से अगर आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको 1 कह लें, आप इस इंटीग्रल में जो लिमिट्स हैं इन्हें अभी इग्नोर करें, एंड पहले आप इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें, एंड जब इनडेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा तो फिर उसमें आप लिमिट पुट कर लें। मैं इस क्वेश्चन को उसी तरह से अटेम्प्ट करता हूँ ताकि आपको जो भी इजी मेथड लगे आप उसमें वो चूज़ कर सकें। सो सपोज i इज इक्वल टू, मैं इंटीग्रल कंसिडर कर रहा हूँ बट विदाउट लिमिट्स, ताकि हमारा सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करनी है उस पे हो। सो टेंजेंट x एंड देन होल स्क्वायर एंड dx, लिमिट्स नहीं है, सो मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल कंसिडर कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो आप इस तरह कह सकते हैं कि सपोज i रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि यहाँ देख लें, आपके पास सीकेंड x एंड प्लस टेंजेंट x का होल स्क्वायर है, साथ में अगर कोई फंक्शन होता तो फिर मैं पावर रूल की तरफ ट्राई करता, बट प्रोडक्ट में कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे पावर तो है बट साथ में कोई टर्म भी नहीं है, सो मैं इस पे पावर रूल नहीं ट्राई कर सकता। सो फिर और क्या ऑप्शन हमारे पास बचती है कि हम इसका स्क्वायर ओपन कर लें।
अगर मैं स्क्वायर ओपन करके देखूं सो मेरे पास ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड प्लस टेंजेंट एक्स एंड प्लस टेंजेंट एक्स एंड सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स एंड टेंजेंट एक्स भी लिख सकते हैं। और स्क्वायर ओपन करने से हमारे पास क्या बेनिफिट हुआ है, हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स टर्म आ गया जिसका इंटीग्रल में एवेलुएट कर सकता हूँ डायरेक्टली। इसका इंटीग्रल टेंजेंट एक्स है, वहाँ पे भी स्क्वायर है सॉरी, और हमारे पास टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स आ गया, इसका भी इंटीग्रल मुझे डेरिवेटिव के फार्मूला से डायरेक्टली नाउन है। इंटीग्रेशन की ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 में हमने बहुत डिटेल में ये डिस्कशन की है। टेंजेंट स्क्वायर एक्स को कैसे डील करेंगे इसकी भी डिटेल में हमने डिस्कशन की हुई है। सो मैं यहाँ पे स्क्वायर ओपन करने से मुझे ये बेनिफिट हुआ है। एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ, इसको तीनों पार्ट में डिवाइड करने के बजाय मैं टेंजेंट और सीकेंट स्क्वायर का एक रिलेशन है उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स हमेशा सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। सो मैं यहाँ से अगर टेंजेंट स्क्वायर एक्स कैलकुलेट कर लूँ तो वो सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड -1 आ जाएगा। सो मैं ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए मुझे सीकेंट स्क्वायर एक्स की तो इंटीग्रेशन नाउन थी, टेंजेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्टली नाउन नहीं थी, बट मैं इस रिलेशन को पुट करूँ तो ये टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर -1 में कन्वर्ट हो जाएगा और यही इंटीग्रल मेरे पास बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम यही यहाँ पे करेंगे। सो हम इससे लिखेंगे आई इज इक्वल टू यस इंटीग्रल ये सीकेंट स्क्वायर एक्स और इसकी वैल्यू मैं इधर पुट करूँगा। सो 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 2 आउटसाइड पे चला जाएगा और यहाँ पे मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख लूँगा। ओके, टेंजेंट एक्स में ये साथ माइनस भी एक हमारे पास आया, सो मैं इसकी जगह पे माइनस डी एक्स लिख लूँगा, 1 डी एक्स आप सिंपली लिख सकते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास एक टेंजेंट एक्स एंड सीकेंट एक्स डी एक्स भी है। ओके, सो अब सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो मुझे डायरेक्टली नाउन है टेबल से, यस सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है, सो इसका इंटीग्रल टेंजेंट एक्स हो जाएगा। ओके, -1 की इंटीग्रेशन पावर रूल के थ्रू एक्स लिख लेंगे एंड देन सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव एक्चुअली सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होता है, सो इसका इंटीग्रल सीकेंट एक्स आएगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये हमने एक्सरसाइज 3.3 में बहुत डिटेल में डिस्कशन की हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। सो यस, इस स्टेप में मैंने आके इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आ सकता हूँ कि मुझे लेट्स से इंटीग्रल विद लिमिट्स एवेलुएट करना है, तो वो कैसे एवेलुएट करेंगे। इवन आप इसको आई ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, इंटीग्रल फंक्शन एक्चुअली आपको मिल गए जो कि आपने इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किया। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, तो क्वेश्चन में देखिएगा मेरे पास क्या थे, मेरे पास लिमिट में -π/4 टू π/4 थी, सो मैं यही लिख लूँगा। सो -π/4 टू π/4 और इंटीग्रेंट में मेरे पास था सीकेंट एक्स एंड प्लस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर एंड डी एक्स। यस, इसकी इंटीग्रेशन तो मैंने ये परफॉर्म कर लिया। सो मैं इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर आया है इनडेफिनेट इंटीग्रल को एवेलुएट करने के बाद सिंपली वो लिख लूँगा और इसमें फिर मुझे पता है कि मुझे अपर लिमिट भी पुट करनी है π/4 एंड इसमें लोअर लिमिट भी पुट करनी है -π/4। यस, इस सब से क्या बेनिफिट हुआ है आपको, ये π/4 -π/4 ये इसने कंफ्यूज नहीं किया, बट आप प्रीवियस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन की तरह जस्ट इसको डील किया है एंड जब फाइनल आंसर आ गया तो अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं। सो फंडामेंटल थ्योरम आपको ये सजेस्ट करता है कि आप क्या करें, 2 आउटसाइड आ जाएगा, टेंजेंट और टेंजेंट एक्स में टॉप वाली लिमिट पुट कर लें, सो ये π/4 हो जाएगा एंड माइनस साइन के साथ यस टेंजेंट -π/4 आ जाएगा। ओके, सो ये फर्स्ट टर्म में जस्ट मैंने लिमिट पुट की है। इसी तरह ये -x की जगह पे आपने लिमिट पुट करनी है, सो x की जगह पे अपर लिमिट π/4 एंड माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट भी आ जाएगी। ओके, एंड इसी तरह से आप लास्ट टर्म में भी लिमिट पुट कर लेंगे। सो सीकेंड में π/4 अपर लिमिट एंड देन माइनस साइन एंड सेकंड में लोअर लिमिट -π/4। ओके, अब इनकी वैल्यूज आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 2 टेंजेंट π/4 एक्चुअली 1 के इक्वल होता है, ये माइनस टेंजेंट से भी बाहर आ जाता है, सो ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस एंड टेंजेंट π/4 1 हो जाएगा एंड माइनस यहाँ से ये दोनों ऐड होंगे, π/4 वाली 2 टर्म्स हैं, सो ये π/2 आ जाएगा।
ओके, एंड प्लस सीकेंड पाई बाय 4 एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 4 के इक्वल है, और इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाय कॉस माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है और सी कैंसिल कर देते हैं नेगेटिव साइन को, सो मेरे पास ये पॉजिटिव टर्म ही आएगी, और ये दोनों टर्म एक जैसी होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, सो अब मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, एलसीएम ले सकते हैं। सो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, सो 8 माइनस पाई आ जाएगा। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। इसको मैंने थोड़ा डिफरेंट तरह से किया है, मैंने पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल एवेलुएट किया है, एंड फाइनल स्टेप में मैंने लिमिट्स पुट कर लिए, जो कि इक्वली गुड है। आप इस तरह से कर सकते हैं, आप बार बार साथ लिमिट लेके चलते रहे और फिर साथ साथ पुट कर लें, या आप पहले इंटीग्रल एवेलुएट कर लें एंड फाइनल स्टेप में उसमें लिमिट पुट कर लें। दोनों से सेम आंसर आएगा और लॉजिकली दोनों ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, हमारे पास इंटीग्रल है जिसके अंदर फंक्शन cos स्क्वायर एक्स एंड देन dx है, और जो लिमिट्स है हमारे पास वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है। सो cos स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हमने एक्सरसाइज 3.3 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। cos स्क्वायर एक्स है, अगर साथ में sin x होता तो मैं पावर रूल ट्राई कर सकता था, बट यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर की इंटीग्रेशन sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगी, बट हमें कुछ और तरह से करना पड़ेगा। सो इसमें हम डबल एंगल आइडेंटिटी यूज कर रहे होते हैं। सो डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू हम cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख लेते हैं। आपके माइंड में आएगा कि आइडेंटिटी कहाँ से आई है, इस पे डिटेल में डिस्कशन की हुई है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। 3.3 में एग्जैक्टली यही इंटीग्रल हमने एवेलुएट किया हुआ है, आप वहाँ पे इसकी डिस्कशन देख सकते हैं। सो cos स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं सिंपली ये पुट कर लूँगा, और अब आपके पास दोनों चॉइस हैं, आप इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करें या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिमिट के साथ ही सॉल्व करूँगा। प्रीवियस क्वेश्चन में जस्ट मैंने आपको एक ऑप्शन दी है, सो अगर वो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो ये 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड देन dx लिख लेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, सो ये बाहर आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे दो इंटीग्रल में ये डिवाइड हो जाएगा। सो हम इसके साथ 1 के साथ dx लिख लेंगे, एंड देन 1/2 के साथ ये माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 एंड cos 2x एंड dx लिख लेंगे। ओके, अब फर्दर ओके, सो ये 1/2 इधर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x x होगा, एंड अपर लिमिट पे पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 लोअर लिमिट पे लिख लेंगे, प्लस 1/2 इसी तरह लिख लेंगे। cos 2x का इंटीग्रल sin 2x एंड डिवाइडेड बाई 2, जब भी एंगल में कोई कांस्टेंट हो उससे भी डिवाइड करते हैं, एंड पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2। ओके, फर्दर अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लूँगा। सो 1/2 x की जगह पे अपर लिमिट, सो पाई बाई 2 बीच में माइनस साइन, अब x की जगह पे लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो गए 1/4 हो जाएगा, एंड x की जगह पे अपर लिमिट, सो 2 इंटू पाई बाई 2 एंड माइनस साइन में x की जगह पे लोअर लिमिट, सो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। ओके, अब ये नेगेटिव अगेन इसमें से सेव होके बाहर आ जाएगा, एज पर साइन एज पर सेव। सो ये ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। सो यहाँ से 4 आ जाएगा और टॉप पे 2 पाई आ जाएगा। ओके, एंड प्लस 1/4, और ये 2 इससे बैलेंस होगा, सो साइन ऑफ पाई इज 0, एंड यहाँ से भी फिर आपके पास साइन पाई फिर से 0 आ जाएगा। सो आंसर इज पाई बाई 2, ये 2 भी इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। सो यस, दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन में log x है, और log x की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमने इसे डिटेल में देखा हुआ है। सो log x ऐसा फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली डेरिवेटिव के फार्मूला से नहीं की जा सकती, और फर्दर ये कि इसका साथ में डेरिवेटिव भी नहीं है, मैं पावर रूल के थ्रू सॉल्व करूँ या किसी और मेथड से सॉल्व करूँ। सो हम इस तरह के केसेस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं, और साथ में
हम सेकंड फंक्शन खुद से एज्यूम कर लेते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ये आप लिमिट्स को कैसे मैनेज करेंगे। सो अगेन दो मेथड है, आप पहले सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसका आंसर कैलकुलेट कर लें, एंड सेकंड चॉइस ये है कि आप साथ साथ लिमिट पुट कर लें। मैं दोनों मेथड बताऊंगा और फिर जो आपको इजी लगेगा आप उसी तरह से कैलकुलेट कर लें। सो एक तो मेथड यही है कि आप इसमें इसको 1 कह लें, पहले आप आई ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लें। सो सपोज आई ऑफ एक्स मीन इंडेफिनेट इंटीग्रल, जो कि एक्चुअली फंक्शन होगा एक्स का, वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपली log ऑफ एक्स एंड देन 1 dx के साथ। सो आप लिमिट को इग्नोर कर रहे हैं, जस्ट आप आई ऑफ एक्स एज्यूम करें, और आई ऑफ एक्स आपको हेल्प करेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट टाइप के क्वेश्चंस में कि इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करें, या इवन सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी। सो मैं इसको आई ऑफ एक्स कह दूंगा एंड देन इंटीग्रेशन पे फोकस करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन हो जाए फिर लिमिट्स को देख लेते हैं। सो आई ऑफ एक्स विच मीन इंटेग्रल, ओके, और एक्स मीन एक्स का फंक्शन होगा ऑब्वियसली, इसलिए मैंने साथ ये लिखा हुआ है। सो आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट की टेक्निक अप्लाई करनी है। सो एक लॉग है और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा आप सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं, लॉग एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं। सो दो फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट की टेक्निक में हमने ये देखा हुआ है कि फार्मूला क्या होता है। हम सिंपली मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जल्दी से ताकि आप को ये क्लियर हो जाए। सो हम फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, लेट्स से अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो और अगर आप इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली अप्लाई करते हैं। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कॉन्सेप्ट क्या सजेस्ट करता है, आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख लेते हैं और आप इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन के, ओके। सो आप डी एक्स के रिस्पेक्ट से सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, देन माइनस साइन प्लेस करते हैं। यही जो आपने प्रीवियस स्टेप में इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की है, ये एक बार फिर से लिख लेते हैं। सो जो यहाँ पे टर्म आएगी जस्ट उसका कॉपी पेस्ट कर लें सिंपली, एंड देन जो फर्स्ट फंक्शन है इसको आपने एज इट इज़ कीप किया था, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ता है। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और जो आंसर आता है उसको अगेन एक बार एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा। सो फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स है, सो मैं लॉग एक्स को एज इट इज़ लिख लूँगा बाहर ही, ओके। सेकेंड फंक्शन 1 है, सो 1 का इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे एंड 1 का इंटीग्रल एक्स आ जाएगा। माइनस साइन के साथ 1 का इंटीग्रल फिर से लिखेंगे, जो यहाँ पे आया इसको इधर दोबारा से लिख लेंगे, एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1/x आ जाएगा। इन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट आया है उसको एक बार फिर से इंटीग्रेट कर लेना है। अब देखिएगा ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो आई एक्स, ओके। अब इस x को आप इसके साथ मिक्सअप ना करें, सो बेहतर ये है कि आप इसको स्टार्ट में लिख लें। सो x log ऑफ x एंड माइनस, ओके, ये x कैंसिल आउट हो चुके हैं, सो ये dx आ जाएगा, ओके। अब फाइनली इससे मैं इंटीग्रेट करूँ तो x log ऑफ x एंड 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x वो एक्चुअली x होगी। सो ये फाइनल आंसर आ गया। इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट की टेक्निक पे हमने एक डिटेल एक्सरसाइज में डिस्कशन की हुई है, एक्सरसाइज 3.2। आपको ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज को डिटेल में देखना चाहिए कि हम फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन को कैसे चूज़ कर रहे होते हैं, और बहुत सारी डिफरेंट टाइप के सिचुएशन को कंसिडर करते हुए हमने इस फार्मूला की प्रैक्टिस की हुई है। एक्सरसाइज 3.4 एक्चुअली इसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट की टेक्निक पे। सो अब यहाँ पे देखें तो इंटीग्रेशन एक्चुअली हमने परफॉर्म कर लिया। सो मैं अब विदाउट एनी कन्फ्यूजन अब मैं लिमिट पुट कर सकता हूँ। सो लेट्स से मेरे पास 1 to 3 एंड log ऑफ x dx। सो मैं इसकी इंटीग्रेशन आई ऑफ x पहले से परफॉर्म कर चुका हूँ। सो अब मैं इसमें जस्ट x की जगह पे एक बार 3 पुट कर लूँगा, एक बार 1 पुट कर लूँगा। सो आई ऑफ x हम देख लें। सो आई ऑफ x एक्चुअली ये है, सो मैं इसमें x की हर जगह पे 3 पुट कर लूँगा। सो 3 log ऑफ 3 एंड यहाँ से भी 3 आ जाएगा, एंड माइनस साइन के साथ अब मैं हर जगह पे 1 पुट कर लूँगा। सो 1 log ऑफ 1 एंड -1। log 1 एक्चुअली 0 होता है, सो ये 0 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
सो मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो 3 log ऑफ 3 और ये -3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। सो यस, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अब इस मेथड में मैंने क्या किया है कि मैंने पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट किया है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एंड देन फाइनल स्टेप में मैंने लिमिट्स अप्लाई किए हैं। आप इधर लिख भी सकते हैं नाउ अप्लाइंग द लिमिट, ओके, बट आप साथ साथ में भी ये सब कुछ कर सकते हैं। सो इसी क्वेश्चन को मैं एग्जैक्टली साथ साथ लिमिट भी पुट करके कर सकता था, और वो किस तरह से होगा मैं उसको भी जल्दी से कर लेता हूँ। सो लेट्स से ये log ऑफ x एंड देन 1 dx है। सो आप क्या करेंगे, उसी तरह से फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज माय सेकंड फंक्शन। सो आप क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लेंगे, सो log ऑफ x एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सो 1 की इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे साथ में लिमिट अप्लाई कर लेंगे। जिस पार्ट से इंटीग्रल का साइन खत्म हो गया वहाँ पे साथ ही लिमिट अप्लाई कर लेनी है। माइनस साइन, अब ऑब्वियसली x इसकी कॉपी कर रहे होते हैं, मेन फर्स्ट का आप इंटीग्रल कर रहे होते हैं एंड सेकंड का डेरिवेटिव कर रहे होते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल का साइन अभी तक है, सो यहाँ पे आप 1 एंड 3 इसी तरह से लिखेंगे एंड dx लिख लेंगे। मेन पॉइंट ये है कि जब यहाँ ये इंटीग्रेशन आपने परफॉर्म किए, इस पे लिमिट नहीं पुट करेंगे, बट जो जिस पार्ट में इंटीग्रेशन हो चुकी है वहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, अब इस पार्ट पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ, सो एग्जैक्टली log ऑफ 3 और x की जगह पे 3 आ जाएगा, जिसे मैं स्टार्ट में लिख सकता हूँ, एंड माइनस x की जगह पे 1 पुट कर लेंगे। सो log ऑफ 1 एंड x की जगह पे फिर से 1 पुट कर लें, जिसको आप स्टार्ट में लिखा हुआ है, एंड माइनस अब ये x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे इस पार्ट को आप सेपरेटली डील कर सकते हैं, मीन 1 dx। सो अब यहाँ से 3 log ऑफ 3 आ जाएगा, और इसकी जगह पे ये 0 हो जाएगा बिकॉज log 1 0 होता है, एंड माइनस 1 की इंटीग्रेशन x आएगी, और आप 3 एंड 1 इस पार्ट में भी पुट कर लेंगे। सो 3 log ऑफ 3 एंड माइनस अब 3 माइनस 1 करके एग्जैक्टली सेम ही आंसर आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा जो आपने दूसरी तरह से कैलकुलेट किया है, इधर भी यही आएगा। यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी है और साथ साथ ही लिमिट पुट करनी है, सो सिर्फ उसी पार्ट में आप लिमिट पुट कर सकते हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुकी है। जैसे यहाँ पे देखें तो इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं है, सो मैं यहाँ पे लिमिट डायरेक्टली पुट कर लूँगा। सेकेंड पार्ट 2 टर्म्स होती हैं एक्चुअली, जो माइनस के बाद वाली टर्म है इसमें अभी इंटीग्रल का साइन कीप कर रहे हैं, सो यहाँ पे लिमिट नहीं पुट करनी, ये केयरफुली आपको देखना होगा। दूसरी टेक्निक तो मैंने आपको सजेस्ट कर लिया है कि आप पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें एंड देन फाइनल स्टेप में आप लिमिट्स पुट कर लें। सो जो आपको इजी लगता है वो आप इसमें से अडॉप्ट कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स है और ई एक कांस्टेंट नंबर है और इसकी पावर में वेरिएबल है। इस तरह के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन बहुत आसान है। सो लेट्स से कोई भी कांस्टेंट हो, लेट्स से a हो, उसकी पावर में x हो, साथ में कोई और नंबर भी आ सकता है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अगर आप इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करना चाहें तो बहुत सिंपल है। आप क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इसी तरह से लिख लेते हैं एंड देन डिवाइडेड बाय log ऑफ कांस्टेंट बेस लिखते हैं। सो इस वक्त बेस a है, सो मैं log ऑफ a लिखूंगा, एंड अगर x के साथ कोई कांस्टेंट है तो उसको भी यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। अब यही लॉजिक अगर मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई करूँ, सो हमारे पास 2 टर्म्स हैं। सो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 to 4, यहाँ पे एक्चुअली x डिवाइडेड बाई 2 है, सो e पावर x डिवाइडेड बाई 2 dx एंड माइनस 2 to 4 and e power x divided by 4 and dx. Yes, e is a special number which is equal to 2.718 and so on. आइलर नंबर इसको बोलते हैं। सो ये कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। ओके, सो हम एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई करेंगे। सो हम फर्स्ट टर्म की जगह पे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, सो e पावर x by 4 एज इट इज डिवाइडेड बाय log ऑफ कांस्टेंट बेस जो कि e है इस वक्त, और साथ में
ये x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो लिख लेंगे, और x के साथ इस वक्त कांस्टेंट एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 करके लिख लेंगे। इसी तरह सेकेंड टर्म में e की पावर x/4 है, सो मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज log ऑफ कांस्टेंट बेस विच इज e, और अब x के साथ जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लिख लेंगे जो कि 1/4 है। log e 1 के इक्वल होता है हमेशा, और मैं अगर इसकी वैल्यू पुट कर लूँ सो ये 2 ऊपर चला जाएगा एंड e पावर x डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 4 भी ऊपर चला जाएगा, सो 4 e पावर x डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे लिमिट्स भी पुट करनी है, सो 4 एंड 2 भी लिख लेंगे। सो अब इस पे हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे, सो 4 एंड 2, सो 2 एज इट इज, e की पावर में अपर लिमिट पुट कर लें, सो x की जगह पे 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस, ओके, अब x की जगह पे लोअर लिमिट पुट कर लें, सो e की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, यस ये पहली टर्म पे दोनों लिमिट पुट हो गई हैं, अब -4, अब दूसरी टर्म पे भी x की अपर लिमिट पुट करेंगे, सो e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड माइनस e की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4, ओके। अब यहाँ से जो सिंप्लीफाई होता है उनको सिंप्लीफाई कर दें एंड बाकी टर्म्स को आप इसी तरह लिख लें, सो देख लें 2 एंड e पावर 2 आ जाएगा माइनस e एंड देन -4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, e आ जाएगा एंड माइनस e पावर 1/2। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सो 2 अगर फर्दर कॉमन ले लें, सो ये e स्क्वायर एंड माइनस e एंड -2e, और यहाँ से माइनस 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 प्लस 2 कॉमन गया है, सो 2e पावर 1/2 आ जाएगा। इनको फर्दर ऐड किया जा सकता है, सो ये -3e आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y है एंड y के रिस्पेक्ट से ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं एंड लिमिट पे y की वैल्यूज होंगी ऑब्वियसली, सो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू π/4 तक आप इंटीग्रेट करें। टेंजेंट इनवर्स फंक्शन है और टेंजेंट इनवर्स फंक्शन की डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं की जा सकती डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज के थ्रू, और हम इस पे साथ में कोई डेरिवेटिव भी नहीं है कि मैं पावर रूल सजेस्ट करूं कि ओके पावर रूल लगा लें, सो इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट की टेक्निक से नॉर्मली सॉल्व किया जाता है। सो मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही लगाऊंगा, सो मैं इसको आई ऑफ वाई कह लूँगा, ओके। पहले आप इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें एंड देन फिर हम लिमिट्स पुट कर लेंगे। सो लेट्स से आई ऑफ वाई इज टेंजेंट इनवर्स वाई एंड डी वाई, ओके। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में यहाँ पे साथ में मैं 1 कंसिडर कर लूँगा, ये एक्सरसाइज 3.4 में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, सो आप उसको देख सकते हैं। बट मैं रिपीट करता हूँ, जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो, आपको का किसी फंक्शन का डायरेक्टली इंटीग्रल ना एवेलुएट कर पा रहे हो, तो एक ट्राई ये होती है कि आप उसके साथ 1 एज्यूम करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट की टेक्निक को ट्राई कर लें। सो यस, टेंजेंट इनवर्स वाई एंड साथ में 1 कंसिडर कर लूँगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। सो फर्स्ट फंक्शन इस वक्त मेरे पास टेंजेंट इनवर्स फंक्शन होगा, 1 हमेशा हम सेकंड फंक्शन एज्यूम कर रहे होते हैं बिकॉज सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। सो यस, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेंगे, सो टेंजेंट इनवर्स वाई इसी तरह से आ जाएगा। सेकंड फंक्शन का आप इंटीग्रल करते हैं, अभी फार्मूला लिखा था, सो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई आ जाएगा, माइनस इसी का फिर से इंटीग्रल कर लेंगे एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, सो फर्स्ट टेंजेंट इनवर्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बनता है एंड इन दोनों का आंसर जो आएगा इसको आप एक बार फिर से वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे। सो आई ऑफ वाई इज इक्वल टू, वाई को पहले लिख लें ताकि आप इसके साथ कहीं स्क्वायर ना बना लें, सो वाई टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई एंड माइनस, ओके। अब यहाँ पे टॉप पे वाई आ गए एंड देन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई आंसर आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में
फंक्शन बन रहा है एंड टॉप पे इसका डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। सो जब भी आपके पास इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में फंक्शन एंड ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, वो दोनों एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें या वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें, वो एक ही बात है। सो लॉग ऑफ फंक्शन लिख लिया करते हैं। सो इसको अगर मैं फंक्शन मान लूँ, सो लेट्स से दिस इज माय फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो 2y बनता है। y तो हमारे पास है, 2 मिसिंग है, सो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा एंड डिवाइड भी कर लूंगा। सो जो डिवाइड किया है वो आउटसाइड आ जाएगा। ओके, सो i ऑफ y इज इक्वल टू y टेंजेंट इनवर्स ऑफ y एंड माइनस 1/2, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। सो इस बेस में मैं लिख सकता हूँ log ऑफ फंक्शन विच इज 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो ये हमारी इंटीग्रेशन आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई के। ओके, अब मुझे लिमिट्स भी अप्लाई करनी है। सो आप इधर लिख सकते हैं नाउ अप्लाइंग द लिमिट्स यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो लेफ्ट साइड पे यस लिमिट्स जो आपका क्वेश्चन है वही लिख लें। सो वो है 0 टू π/4 इंटीग्रल 0 to π/4 tangent inverse of y dy। सो ये एक्चुअली i ऑफ y में आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है। सो π/4 एंड 0। सो i ऑफ y की वैल्यू पुट कर दें और इसमें लिमिट पुट कर लें। सो y एंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ y माइनस 1/2 एंड log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और इसमें आपने अपर लिमिट भी पुट करनी है एंड लोअर लिमिट भी। सो आप ये भी कर सकते हैं, पहले दोनों टर्म्स में अपर लिमिट पुट कर लें। सो π/4 एंड टेंजेंट इनवर्स π/4, ओके, माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस π/4 स्क्वायर। ओके, एंड माइनस साइन के साथ अब दोनों टर्म्स में लोअर लिमिट पुट कर लें। सो 0 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 and minus 1/2 and log of 1 plus 0 square। ओके, अब ये दोनों टर्म्स लास्ट वाली जो है ये तो 0 हो जाएंगी। 0 इंटू टेंजेंट इनवर्स 0, log ऑफ 1 भी 0 हो जाएगा। सो आपके पास सिर्फ ये बचेगा। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ π/4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो टेंजेंट इनवर्स π/4 1 के इक्वल होगा, आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, एंड माइनस 1/2 एंड log ऑफ 1 प्लस इवन एलसीएम भी लिया जा सकता है। सो 16 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। यस, दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। सो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स है। सो डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। अगर ये टॉप पे होता तो हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर लेते, बट अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स है, ना ही इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इसका डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए, ना ही हम इस पे कोई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं बिकॉज साथ में कोई ऐसा फंक्शन और कुछ है ही नहीं कि सब्स्टिट्यूशन वर्क करे, और इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट टेक्निक भी वर्क नहीं करेगी बिकॉज ये डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहा है 1 माइनस साइन एक्स। सो ये एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है और आई थिंक सो ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको कैसे डील करेंगे, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन में इस तरह की सिचुएशन हो, 1 प्लस साइन एक्स हो, ओके, या 1 माइनस साइन एक्स हो, ओके, या इन साइन एक्स के बजाय आपके पास इंटीग्रल में सपोज 1 प्लस कॉज एक्स भी हो सकता है, ओके, 1 माइनस कॉज एक्स भी हो सकता है, या इसी तरह से आपके पास ये टेंजेंट फंक्शंस भी हो सकते हैं, टेंजेंट एक्स माइनस के साइन के साथ या प्लस के साथ। सो आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप डिनोमिनेटर में किसी तरीके से किसी फंक्शन का स्क्वायर बना लें, ओके। सो इन सभी क्वेश्चन में हम यही लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं स्क्वायर कैसे बनाऊं, 1 माइनस साइन एक्स है, सो अगर मैं इसके साथ 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई भी कर लूं और डिवाइड भी कर लूं, ओके,
सो यही एक्चुअली इस क्वेश्चन की ट्रिक है, इस तरह के सभी क्वेश्चन के। सो 1 प्लस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर लिया, सो डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अलाउ है। आप इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ओके। और ये बाकी का क्वेश्चन तो उसी तरह से रहेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, यस डिनोमिनेटर में देखें तो मेरे पास एक्चुअली क्या बनेगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी टाइप की सिचुएशन है। सो ये मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ओके। टॉप पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। सो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे मेरे पास जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स वाली टर्म थी, ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स में, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। सो मैं इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर लूँगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं उस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 के साथ भी डिवाइड कर सकता हूँ, बिकॉज दो टर्म्स बन जाएंगी मेरे पास, टॉप पे 1 है और एक साइन है। सो मैं उसको साइन एक्स के साथ भी सेपरेटली डिवाइड कर सकता हूँ। सो यही हम करेंगे। सो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ओके गुड। सो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी एंड प्लस साइन के साथ सेकेंड जो टर्म होगी मेरे पास, वो एक्चुअली साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन डी एक्स आ जाएगी। फाइन, इससे बेनिफिट क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल है, ओके। सो मैं इसकी जगह पे सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख लूँगा एंड सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स हो जाएगी। सो ये पाई बाय 4 एंड 0 लिख लूँगा, ओके। ये सेकेंड टर्म को कैसे डील करेंगे, ये जब ऊपर जाएगा, मैं इसको सेपरेटली लिख रहा हूँ। सो इसको जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे, सो ये एक्चुअली बन जाएगा 0 टू पाई बाय 4, ये तो इसी तरह आएगा, और cos x माइनस 2 एंड साथ में साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। सो ये पावर रूल टाइप की सिचुएशन बन जाएगी। देखिए फंक्शन है, उसकी कांस्टेंट पावर है, और साथ में डेरिवेटिव बनाया जा सकता है, जस्ट नेगेटिव रिक्वायर्ड है, बिकॉज cos का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। सो हम क्या करेंगे, यही एग्जैक्टली मेथड अप्लाई करेंगे। सो cos x, ओके, की पावर में जो कि -2 है, इसके साथ एक पावर इंक्रीज कर देंगे और इसी नंबर से डिवाइड कर लेंगे, और एक ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपने क्या किया, एक्चुअली माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, और वो माइनस इधर बाहर भी रखना पड़ेगा ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। सो यहाँ पे एक माइनस आपके पास बाहर आ जाएगा, ओके फाइन। और अब आप इस पे भी लिमिट अप्लाई कर लेंगे। सो पाई बाय 4 एंड लोअर लिमिट पे 0 है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो मैं इसको लिख लूँगा टेंजेंट एंड अपर लिमिट पाई बाय 4 एंड माइनस टेंजेंट ऑफ 0 लोअर लिमिट। ये देख लें, ये 2 माइनस 1 माइनस साइन आएगा, ये माइनस माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, और प्लस ओके 1 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, बिकॉज नीचे जाएंगे तो कॉज एक्स बनेगा, एंड जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो कॉज ऑफ पाई बाय 4 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 0 आ जाएगा, ओके फाइन। अब मैं इनको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। टेंजेंट पाई बाय 4 1 के इक्वल है, टेंजेंट 0 0 के इक्वल है, एंड यहाँ पे ये 1/√2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड -1 डिवाइडेड बाय cos 0 1 के इक्वल होता है। ये टर्म इसके साथ बैलेंस आउट हो जाएगी, ये 0 तो वैसे ही रोल ख़त्म हो जाएगा, और ये इधर ऊपर जाके ये √2 बन जाएगा। सो दिस √2 इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस इंटीग्रल। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास रेशनल फंक्शन है, टॉप पे पोलिनोमियल है एंड बॉटम पे भी एक सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें। और रेशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये एक्सरसाइज 3.5 में बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन की है। सो एक्चुअली आपको पहले इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेनी चाहिए। रेशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन पहले करते हैं, एंड देन फाइनल जब इंटीग्रेशन परफॉर्म हो जाए तो फिर आप इसमें लिमिट पुट कर लें। सो मैं इसको उसी तरह से ही सपोज कर लेता हूँ, दिस इज आई ऑफ एक्स, एंड आई ऑफ एक्स क्या है, ये एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाय एक्स एंड एक्स प्लस 1 एंड देन डी एक्स है
जी, अब ये जो इंटेग्रेंट है, ये जब भी रैशनल फंक्शन हो तो पहले आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, सो वही कर लेते हैं। सो नाउ 1 डिवाइडेड बाय x इनटू x प्लस 1 को अगर लिखना है तो ये दो लीनियर फैक्टर हैं, सो आप a डिवाइडेड बाय x एंड देन b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लिख लेंगे। ओके, अब इसमें से a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है, सो डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे, उसके लिए इन टर्म्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो a के साथ x प्लस 1 आ जाएगा एंड इसी तरह b के साथ भी x आ जाएगा। अब क्या करते होते हैं, ये लीनियर फैक्टर को जीरो पुट कर लेते हैं, सो पुट x इक्वल टू 0 इस आइडेंटिटी में जो कि x की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, सो इससे आपके पास a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब आप इसी तरह से सेकेंड लीनियर फैक्टर को 0 पुट कर लें, सो पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। ओके, सो अगर मैं इस आइडेंटिटी में ये वैल्यू पुट करूँ तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और x की जगह पे -1 पुट करना पड़ेगा, सो b की वैल्यू -1 मिल जाएगी। अब आप अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दें इन वैल्यूज़ को, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1, ये एक्चुअली 1 बाई एक्स एंड -1 बाई एक्स प्लस 1 के इक्वल है। अब वेरीफाई करना चाहें तो सिंपली एलसीएम लेके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली यही बन रहा है। सो आई ऑफ एक्स में मैं बजाय इस रैशनल फंक्शन के ये जो करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन से हमारे पास एक्सप्रेशन मिला है वो रिप्लेस कर लूँगा। सो आई ऑफ एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाई एक्स एंड -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एंड देन dx, और अब मैं दोनों की सेपरेट इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लूँगा। सो इंटीग्रल 1 बाई एक्स dx एंड माइनस इंटीग्रल 1 ओवर x प्लस 1 एंड dx। एंड नेक्स्ट स्टेप में फाइनली मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ log ऑफ x, 1 ओवर x log x का डेरिवेटिव है, सो इसकी इंटीग्रेशन log x होनी चाहिए एंड माइनस डिनोमिनेटर में फंक्शन टॉप पे डेरिवेटिव है, सो ये भी log ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन की बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन की हुई है एक्सरसाइज 3.5 में। एक्चुअली ये एक्सरसाइज सभी प्रीवियस एक्सरसाइजेस का कंक्लूजन है, आप कह सकते हैं। सो यस, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने लिमिट्स पुट कर लेनी है और बिकॉज इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुकी है, और लिमिट देखें तो हमारे पास लिमिट्स थी 2 to 5। सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2 to 5 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 एंड dx, और इसका इंटीग्रल आई ऑफ x आया, सो अब मैं इस पे लिमिट अप्लाई कर लूँगा, सो 5 एंड 2। सो x की जगह पे सभी पोजीशंस पे 5 पुट कर लें, ओके, एंड देन फिर नेगेटिव साइन प्लेस करें और x की जगह पे 2 पुट कर लें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 6 एंड माइनस log ऑफ 2 एंड देन प्लस log ऑफ 3। जो पॉजिटिव वाले हैं उनको ऊपर लिख लें, log की प्रॉपर्टी है, सो log ऑफ 5 इंटू 3, एंड जो नेगेटिव वाले हैं इनको डिनोमिनेटर में लिख लें, सो 2 इंटू 6। अगर फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लें, अदरवाइज यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत सारे मेथड्स का कंक्लूजन है। सो यहाँ पे देख लें, हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉज एक्स है एंड एक टर्म 5 प्लस कॉज एक्स है, टॉप पे साइन एक्स एंड डी एक्स है। सो ये फंक्शन इस वक्त एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व किए हुए है, बट इसमें अगर मैं सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कर लूँ तो यही फंक्शन रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन फिर रैशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन की जा सकती है, एंड देन रैशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन करने के बाद हम लिमिट पुट कर लेंगे। सो इसमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ होगी, रैशनल फंक्शन भी बन जाएगा, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज़ होगी, एंड देन फिर फाइनल स्टेप में हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। सो मैं पहले इसको आई ऑफ एक्स बोल देता हूँ। आई ऑफ एक्स मीन द करस्पॉन्डिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल, और इसको लिख लेता हूँ कि लेट्स से ये साइन एक्स डी एक्स है एंड डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉज एक्स एंड देन 5 प्लस कॉज एक्स आंसर आ जाता है। ये एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 11 की तरह का क्वेश्चन है।
सो उसमें भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन बन रही थी। सो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे दिस कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू। ओके, सो u इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। सो डी यू क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली माइनस साइन ऑफ एक्स एंड देन डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास साइन एक्स डी एक्स है, नेगेटिव साइन नहीं है, सो मैं इस नेगेटिव साइन को इधर प्लेस कर लूंगा। सो दिस इंप्लाइज नेगेटिव डी यू इज एक्चुअली इक्वल टू साइन एक्स एंड डी एक्स। ओके, सो अब अगर मैं ये सब्सटीट्यूशन करूं, सो मेरे पास ये इंटेग्रल एक्चुअली u वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई ऑफ u इज इक्वल टू, यस, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे मैं माइनस डी यू लिख लूंगा एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास जहां जहां पे cos x है वहां u पुट कर लूंगा। सो 2 प्लस यू एंड देन 5 प्लस यू। ओके, अब मैं इस नेगेटिव साइन को बाहर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। सो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। इवन आप इसको इस लेफ्ट साइड पे भी प्लेस कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और एक चीज़ ये है कि ये u में अब फंक्शन होगा, ये i ऑफ x नहीं होगा बट i ऑफ u होगा। एंड राइट साइड को आप विदाउट नेगेटिव साइन अगर देखें तो ये एक्चुअली आपके पास एक रेशनल फंक्शन अपीयर हो रहा है जिसमें दो लीनियर फैक्टर हैं। सो लीनियर फैक्टर 1 एंड लीनियर फैक्टर 2 आप इसको कह सकते हैं। सो अब आप u में इसकी पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अब पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर लूँगा। उसके लिए 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू एंड 5 प्लस यू है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक के मुताबिक मैं लिख लूँगा a डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू एंड देन b डिवाइडेड बाई 5 प्लस यू। ओके, अब मैंने a और b की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। a के साथ आ जाएगा 2 प्लस यू कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 प्लस यू एंड b के साथ 5 प्लस यू कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 प्लस यू आ जाएगा। अब नेक्स्ट वही लॉजिक के हम इन लीनियर फैक्टर को 0 पुट कर लेंगे। पुट 2 प्लस यू इक्वल टू 0 और u को इन अदर वर्ड मैंने -2 पुट करना है। ये अगर यहाँ पुट करूँ तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी और a की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 1/3 आ जाएगी। आप बड़ी इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ 3 बनेगा और वो उधर डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसी तरह आप 5 प्लस यू को भी 0 पुट कर सकते हैं। पुट 5 प्लस यू इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू -5। ओके, अब ये मैं इसमें पुट करूंगा तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा एंड b की वैल्यू मिल जाएगी और b की वैल्यू -1/3 बन जाएगी। b की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। ओके फाइन, अब इससे क्या होगा, हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन था u में उसकी पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगी। मैं अब नेक्स्ट स्टेप में इसी को ही इंटीग्रेट कर लूँगा। इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू एंड 5 प्लस यू डी यू, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ द करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और वो क्या है, a की जगह पे 1/3 पुट कर लें। 1/3 कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा एंड 1 प्लस 2 प्लस यू डी यू एंड -1/3 कांस्टेंट है और b की जगह पे एक्चुअली ये वैल्यू पुट की है। 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 एंड डी यू। ओके, ये देख लें वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट की हैं और दोनों जगह पे इंटीग्रल अप्लाई कर लें और ये एक्चुअली मेरे पास नेगेटिव आई ऑफ यू के इक्वल है। ओके फाइन, अब मैं इससे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ नेगेटिव आई ऑफ यू इज इक्वल टू 1/3। यस, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी देख लें। हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है, टॉप पे उसका डेरिवेटिव है। लॉग ऑफ 2 प्लस यू या u प्लस 2 भी लिख सकते हैं -1/3 एंड लॉग ऑफ नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है 2 प्लस 5। ओके, अब नेगेटिव को रिमूव कर लेते हैं। आई ऑफ यू इज इक्वल टू 1/3 कॉमन लिया जा सकता है और ये नेगेटिव हो जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। लॉग ऑफ 2 प्लस यू एंड प्लस साइन के साथ कॉमन लेट से अभी नहीं लेते 1/3 एंड लॉग ऑफ 2 प्लस 5 2 प्लस यू, सॉरी दिस इज 2 प्लस यू। ओके, अब लॉग की प्रॉपर्टी वही कि ये 1/3 कॉमन ले लें
और जो पॉजिटिव वाला है उसको टॉप पे लिख लें एक ही लॉग में, और जो नेगेटिव वाला है उसको बॉटम में शिफ्ट करके लिख लें। ये एक्चुअली 5 प्लस यू है, सॉरी ये 5 प्लस यू है। सो 5 प्लस यू ऊपर आ जाएगा एंड 2 प्लस यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो ये मेरे पास एक्चुअली आई ऑफ यू आ गया। अब u अगर आप देखें तो u तो हमारा सपोज्ड वेरिएबल था, सो मैं बैक सब्स्टिट्यूशन कर लूँगा और u एक्चुअली cos ऑफ x के इक्वल था। ओके, सो अगर मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करूँ तो आप आई ऑफ x मिल जाएगा आपको इससे 1/3 log ऑफ 5 प्लस ओके cos x एंड होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos ऑफ x। ओके, एंड फाइनल स्टेप में अगर आप इस पे लिमिट्स अप्लाई कर लें, और लिमिट्स क्या हैं 0 to π/2, सो मैं यहाँ पे 0 to π/2 और पूरा क्वेश्चन लिख लें आप। ये अगर लिखेंगे तो ये 1/3 एंड लॉग ऑफ ओके, अब फिर से दो टर्म आएंगी, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, सो 5 प्लस cos ऑफ π/2 और 0 हो जाएगा, एंड 2 प्लस cos ऑफ π/2 ओके, एंड फिर लोअर लिमिट के साथ यही सब आएगा, सो log ऑफ 5 प्लस cos 0 वो 1 होगा, और इसी तरह 2 प्लस cos 0। ओके, सो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। सो यस, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 3.8 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।